पंजाब में सीएम धामी का चुनाव प्रचार जारी। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाएंगे सीएम धामी, दुर्गियाना मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया ऋषिकेश का दौरा, ट्रांजिट कैंप जाकर यात्रा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। कहा, चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में उत्तराखंड पुलिस सख्त, आरोपी की तलाश में दूसरे राज्यों की पुलिस से साधा संपर्क। मामले में अभी तक 8 केस दर्ज। पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। यात्रा मार्ग पर मिलावट कर रहे कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी। विकास नगर से खाद्य विभाग की टीम ने हिमाचल भेजे जा रहे 5 क्विंटल दूषित पनीर को कराया नष्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार प्रसार जारी है। सीएम धामी का पंजाब दौरा है। आज पंजाब में चुनाव प्रचार सीएम धामी करेंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सीएम धामी जाएंगे। 11 बजे अमृतसर स्थित दुर्गियाना मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार जारी और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे। चुनाव प्रचार सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे और इसके साथ ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। अमृतसर स्थित दुर्गियाना मंदिर में भी सीएम धामी दर्शन करेंगे। दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार जारी है और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी प्रचार करेंगे और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी सीएम धामी जाएंगे और अमृतसर स्थित दुर्गियाना मंदिर में भी दर्शन सीएम धामी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार प्रसार जारी है। सीएम धामी का आज पंजाब दौरा है। पंजाब में चुनाव प्रचार सीएम धामी करेंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सीएम धामी जाएंगे और 11 बजे अमृतसर स्थित दुर्गियाना मंदिर में भी सीएम धामी पूजन दर्शन करेंगे। उत्तराखंड में पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो गया था और इसके बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब दौरे पर हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार सीएम धामी करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे और आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी सीएम धामी जाएंगे। दुर्गियाना मंदिर में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार प्रसार जारी है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब दौरे पर हैं, जहां चुनाव प्रचार करेंगे और इसके साथ ही स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे सीएम धामी। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार जो दौरे हैं अन्य राज्यों में वो जारी हैं और चुनाव प्रचार जो है इस दौरान करते हुए सीएम धामी लगातार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर डटे हुए हैं और हर राज्य में जाकर के जिस तरह से वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से जो है उनकी बैठकें इस दौरान हो रही हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा जिस तरह से कर रही है और आला कमान ने, बीजेपी आला कमान ने जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सीएम धामी को इस दौरान दी है, तो इसका बहुत बड़ा जो फायदा है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के चलते। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज पंजाब का जो दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, इस दौरान जो है आज अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर भी वो जाएंगे, जहां पर वो जाकर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर भी जो है इस दौरान जाने का जो कार्यक्रम है सीएम धामी का आज लगा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए भी जो है पंजाब में सीएम धामी नजर आएंगे। जी
जी विनय, तो अब देख पा रहे हैं पहले चरण में उत्तराखंड में ही चुनाव संपन्न हो गए थे और उसके बाद से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और देखा जाए तो लगातार ही उनके दौरे जो है दूसरे राज्यों के जारी हैं। और इसी कड़ी में देख पा रहे हैं कि जो आखिरी चरण का चुनाव है उसके लिए भी प्रचार प्रसार सीएम पुष्कर सिंह धामी करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में यहाँ पर मतदान होने के बाद में 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से मतदान हुआ है, उसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में पूरी तैयारियों में जो है बीजेपी दौरान दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जीत अपनी दर्ज करनी है, कि जिस तरह से 400 पार का लक्ष्य इस दौरान रखा गया है, तो इसमें अहम भूमिका जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निभा रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में जिस तरह से सीएम धामी जा रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के विकास को लेकर के जिस तरह से सीएम धामी लगातार कार्य करते रहते हैं, तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए हर राज्य का जो युवा वर्ग है, वो यही देखना चाहता है कि सीएम धामी जो है किस तरीके से जो है उनके यहाँ पर विचार हैं, क्या कुछ उनके विचारों को सुनने के लिए जो है सीएम धामी के जो विचार हैं उनको सुनने के लिए लगातार जो अन्य राज्यों के युवा हैं, जो लोग हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से सीएम धामी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है यहाँ पर बीजेपी को मिलने वाला है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको सुनने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जी पहले तो देख पा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार लगातार जारी है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब दौरे पर हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा और इस भीषण गर्मी में एक तरफ गर्म मौसम तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बता दी कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में 218 मोहल्ले और मलिन बस्तियां हैं जिनमें पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, जिनके लिए जल संस्थान और जल निगम 69 विभागीय और 64 किराए पर चलाए जा रहे टैंकरों से पानी सप्लाई करता है। वहीं पेयजल संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल समस्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं। कि हमारे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस बार किसी भी तरीके से कहीं भी पेयजल की कमी न पड़े, कहीं लोगों को इस संकट से जूझना न पड़े, उसके लिए सभी को जो है निर्देश किए। चूंकि हमारे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस बार किसी भी तरीके से कहीं भी पेयजल की कमी न पड़े, कहीं लोगों को इस संकट से जूझना न पड़े, उसके लिए सभी को जो है निर्देश किए। तो चारधाम यात्रा में ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है और इसी क्रम में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा की तैयारी पिछले साल के अनुभवों के आधार पर की जाती है, लेकिन इस साल शुरुआती दौर से यात्रा में अप्रत्याशित भीड़ आई थी, जिसके चलते अव्यवस्थाएं जरूर हो गई थी, लेकिन अब सब नियंत्रण में है और आने वाले समय में ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर होगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने आगे बताया कि गढ़वाल रेंज के सभी जिले आपसी तालमेल के साथ समय से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा विधिवत और सुगम रूप से चल रही है। देखिए, ये जो ट्रैफिक को शुरुआत में ज़रूर कुछ समस्या आई थी और कुछ भीड़ मतलब जो पिछले वर्षों के मुकाबले देखें तो हमारा नॉर्मली जो तैयारी रहती है वो पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर रहती है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ आई थी तो शुरू के 3-4 दिन में थोड़ी समस्या हुई थी। पर मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमारे जो जितने भी चारधाम यात्रा रूट के जो गढ़वाल रेंज के सभी जनपद हैं, आपसी तालमेल के साथ सूचनाओं के समय से आदान प्रदान के कारण हम लोगों ने जो अब स्कीम बनाई है उसकी वजह से अब वो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप इसमें निरंतर सुधार देखें। कैंसर रोग विषय पर एक जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर खत्री सभा के नेतृत्व में किया गया और इस दौरान नोएडा के मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल धर ने शिविर में लोगों को कैंसर की प्राथमिक जानकारी दी। साथ ही बताया कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना इस कैंसर जैसे घातक बीमारी को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि अच्छे खान पान के साथ दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। वही विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है।
कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल दर्जी मौजूद थे, डॉक्टर नरेश मेहता जी उपस्थित थे और हमारे रुड़की के मशहूर डॉक्टर हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी ने इसमें मरीजों को देखा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कैंप लगाना, देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना बहुत बड़ा कार्य है। मैं रुड़की जैसे शहरों में, जहाँ पर कि यूजुअली इस बीमारी की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, मैं एक तरह से जाके प्रचार करूं और लोगों को अवलोकन कराऊं कि देखिए कैंसर की जो बीमारी है, जो अब लाइलाज नहीं है, अब करीब 60 से 70% कैंसर क्यूरेबल हो गया। तो आज हमने इसी उपलक्ष्य में एक कैंसर कैंप का आयोजन किया था। उसमें काफी पेशेंट्स आए, उसको हमने एग्जामिन किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दिया और ट्रीटमेंट के बाद हमने उनको ये भी बताया कि आगे की राह क्या है। डॉक्टर साहब ने बताया अगर प्रारंभिक अवस्था में ही उसकी जानकारी मिल जाती है, आजकल कई ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि पता चल जाता है कि कईयों को जेनेटिक फैक्टर है या कुछ है या क्या खान पान है उनका, उससे रिलेटेड उनको कैंसर की बीमारी कई बार हो जाती है। कई लोग अल्कोहल बहुत यूज करते हैं, कई लोग टोबैको यूज करते हैं, तो उससे भी कैंसर हो जाता है और कई लोग खान पान में फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कैंसर हो जाता है। तो ऐसे कई चीजें बताई डॉक्टर साहब ने कि इन चीजों को ना लिया जाए और उसके रोकथाम के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई। तो ये मेरा प्रयास रहा है पहले भी, जैसे मैं जीरियाट्रिक मेडिसिन करता हूँ, बूढ़े लोगों का इलाज करता हूँ, तो बूढ़े लोगों की जिंदगी को भी सुधारा जा सकता है, ऐसे कैंसर के मरीजों की जिंदगी को सुधारा जा सकता है, उन्हें भी समाज धारा में वापस लाया जा सकता है। ये मेरा प्रयास रहा है और रहेगा। तो हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो ये अपडेट किया है कि यदि आपको इस तरह की फीलिंग्स हो रही हो तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। कोई परेशानी, कोई डर, कोई भय वाली बात नहीं है। यदि वो प्रॉपर हैंड्स में चला जाए, प्रॉपर जगह पहुंच जाए, तो वो उसका इलाज आज बड़ा आराम से संभव है। देहरादून के पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी के दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए। इस परेड के में जो सम्मिलित हमारे आज जो पास आउट होने वाले साथी हैं, सबसे पहले तो मैं इनका उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं। कामना करता हूं कि आने वाले 30 वर्षों से भी अधिक की जो आपकी सभी अधिकांश लोगों की सेवा होगी, इसमें आप न सिर्फ पुलिस विभाग को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, बल्कि एक अच्छे राज्य के निर्माण में भी एक सक्रिय भूमिका बनाएं और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। हरिद्वार के गढ़मीरपुर गांव से पैसों के लालच में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां विकास नगर में मुस्लिम धर्मगुरु और हकीम के पास इलाज करवाने पहुंचे दंपति का धर्म परिवर्तित करा दिया गया। जमीन और पैसों के लालच में धर्म बदले जाने की खबर मिलते ही दंपति के बेटे ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलवी की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में गढ़मीरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को ये बात संज्ञान में लाया था कि एक व्यक्ति जो विकास नगर का रहने वाला है हकीम, उसके द्वारा उसके माता पिता का धर्मांतरण कराया गया। वो उसके यहाँ पास इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वो उन्होंने मुस्लिम धर्म की ओर अपना रुझान दिखाया है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और विकासनगर थाना क्षेत्र में भी उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की। रुड़की में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान अन्य निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया।
रुड़की सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि पिछले लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रुड़की में कई ऐसे अस्पताल हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने 5 अस्पतालों में निरीक्षण किया और जिसमें अस्पतालों ने डॉक्टर्स की कोई भी डिग्री नहीं दिखाई। फिलहाल तहसीलदार रेखा आर्य ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जिसमें अवैध रूप से ये नर्सिंग हॉस्पिटल करे गए हैं। यहाँ पे कल भी छापेमारी की कार्रवाई सीएमएस साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कागज देखे गए थे कि क्या डॉक्टर प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं। उनके द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है, जिसके एवज में सीएमएस द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होमों पे मेरे और प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया था। हमें सीएमओ के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप रुड़की नगरीय क्षेत्र में जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उन पर आप जाके छापे मारिए और देखिए वहाँ पे सुविधाएं प्रॉपर हैं या नहीं है। जिसके क्रम में हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होम में छापा मारा था और उनको बुलाया था कि आज सुबह तक अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर के सर्टिफिकेट और डॉक्टर्स के पूरे दिखाएं। तो जिनमें से केवल एक डॉक्टर ने आके सुबह में कागज दिखाए थे, बाकी में से कोई नहीं आया था। तो आज दोबारा फिर प्रशासन ने और हमारी टीम ने छापा मारा है, जिसके अंदर एक कैलाश हॉस्पिटल को और एक जीवनदीप हॉस्पिटल को 2 को सीलबंद प्रशासन के द्वारा कर दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है और इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दीपनगर से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 89 अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने नोटिस जारी किया था और इसी क्रम में दीपनगर में 8 घरों को नोटिस जारी करने के बाद हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टोटल 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, उसमें 89 अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। अभी बहरहाल नगर निगम के स्तर से ही कार्रवाई की जा रही है। जो नगर निगम के द्वारा चिन्हित किए गए थे उसी पर कार्रवाई हो रही है। उसी के तहत अभी तक लगभग 40 अवैध अतिक्रमण तोड़े जा चुके हैं और 8 अतिक्रमण तोड़ने का लक्ष्य आज है। एनजीटी के आदेश के बाद नदी किनारे बसी हुई जो बस्तियां हैं उनको हटाने का जो कार्यवाही है वो इस दौरान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम दीपनगर में मौजूद हैं। देहरादून में जो है दीपनगर का क्षेत्र पड़ता है, जहां पर नदी किनारे जो बस्ती बसी हैं वहां पर जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनको हटाने का कार्य लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी इस दौरान यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो इस दौरान क्षेत्र में आए हुए हैं और लगातार कार्यवाही इस दौरान की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने घर से बाहर यहाँ पर निकले हुए हैं। सभी के मन में जो दहशत है इस दौरान देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे दीपनगर की अगर बात करें तो 8 घरों को चिन्हित किया गया है, जिन पर आज बुलडोजर चलाने की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। पूरी यहाँ पर बात की जाए तो 525 ऐसी बस्तियां हैं जिनको लेकर के यहाँ पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जानी है। देहरादून से ND24 के लिए विनय सूद। देहरादून में प्रशासन ने एनजीटी के आदेश के बाद अवैध बस्तियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं राज्य में मलिन बस्तियों पर सियासत भी तेज हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बुलडोजर चलने पर सवाल उठाए हैं। सरकार पर बस्तियों को हटाने की आड़ में गरीबों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी जल्द बैठकें करेगी। वहीं करण महारा ने सरकार को बस्तियां उजाड़ने से पहले पुनर्वास किए जाने की सलाह दी। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस की बातों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश भूल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध बस्तियां हटाने का काम एनजीटी कर रही है, न कि भाजपा। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव दिलचस्प होने वाले और इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव काशीपुर की मेयर सीट में होगा। इस सीट पर
भाजपा के नेता और पूर्व मेयर उषा चौधरी ने अपना जादू बरकरार कर रखा है और इस बार टिकट को लेकर काशीपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी में काफी घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार भाजपा के तिलिस्म को तोड़ने की बात कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में काफी घमासान देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है। बता दें कि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों को लेकर काफी जद्दोजहद देखी जा रही है। काशीपुर सीट पर पिछली बार उषा चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को करारी मात दी थी, तो वहीं इस रोमांचक मुकाबले में बसपा और भाजपा तीसरी और चौथे स्थान पर रही थी। लेकिन बाद में उषा चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब उषा चौधरी एक बार फिर से भाजपा में मेयर के पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि भाजपा ने उषा चौधरी को टिकट नहीं दिया तो वह भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली। फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। तैयारी बिल्कुल पूरी तैयारी है और मुझे काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूँ, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती है तो भाजपा को नुकसान होगा, वहीं कांग्रेस को या अन्य दल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी है। लेकिन ये भी तय है कि अगर इस बार निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जनता में अब उनकी पहले जैसी पकड़ नहीं रही। फिर भी जो भी नुकसान होगा वह भाजपा को ही होगा। कांग्रेस को उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मजबूती मिल सकती है। अगर वो निर्दलीय रूप में अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती है, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है। इधर कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतह करने की बात भी कह रही है। कांग्रेस के युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है। इस बार हम काशीपुर सीट में जीत का परचम लहराएंगे। पूर्व मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।